हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं और इससे पहले बेटा हम लोगों ने दो क्लास डिस्कस कर लिया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर पे। एक वीडियो में हमने डिस्कस किया डिटेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और नेक्स्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विच इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को डिस्कस करेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले इवेंट जो होता है। जाहिर सी बात है, फर्टिलाइजेशन से पहले इवेंट क्या होता है भाई। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमीट और मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूज होता है, फ्यूजन होता है। तो जो गैमीट्स का फ्यूजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो उससे पहले मतलब उसमें 2 प्रोसेस हम पढ़ेंगे, एक गैमीटोजेनेसिस क्या होता है और गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है। ये 2-3 बातें हम लोग इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बेटा, आज की वीडियो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मेशन और फ्यूजन गैमीट का। मेल और फीमेल गैमीट कैसे फॉर्म होती है और उसके फ्यूजन जो है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट क्या सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट क्या है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो वेरिएशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है और वेरिएशन की वजह से क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है और जिसकी वजह से एवोल्यूशन के चांसेस होते हैं, नई तरह की नई किस्म की वेरिएशन, नई किस्म की वैरायटी डेवलप होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, स्लो होता है, इलैबोरेट होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है। जाहिर सी बात है, स्लो का मतलब यह है कि देखिए अगर आप ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लीजिए, ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन से लेके पैचुरेशन यानी डिलीवरी तक का कितना महीना होता है, 9 महीना होता है। ये इतना स्लो प्रोसेस होता है, इतना टाइम टेकिंग होता है, इतना टीडियस होता है कि वो 9 महीना लगता है। और उससे पहले जब बच्चा पैदा होता है और प्यूबर्टी कब आती है, यानी ये बर्थ है, बच्चे की बर्थ हुई और ये प्यूबर्टी है। और आपको पता है कि प्यूबर्टी आमतौर पर हम ये मानते हैं 12-13 साल, यानी 12 साल लग जाता है उसे मैच्योर होने में। 12 साल लग जाता है बच्चे को मैच्योर होने में। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस होता है। 12 साल तो सिर्फ उसे बर्थ से प्यूबर्टी तक आने में वक्त लग जाता है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 9 महीना और लगता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स और टीडियस प्रोसेस होता है। लेकिन इसके साथ एक सवाल है, सवाल ये है बेटा कि बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे अलगा है, फंजाई है, ठीक है। इन दोनों में बेटा अगर मैं बात करूं, अलगी और फंजाई में नॉर्मल केस में भी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। लेकिन अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो ये ऑर्गेनिज्म जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे इंक्लूडिंग मैंने ये एग्जांपल दिया, वो क्या करते हैं, अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं फ्रॉम एसेक्सुअल से सेक्सुअल की तरफ। क्यों? मैंने क्या क्वेश्चन कहा, फिर से सुन लो। बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल टाइम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल दोनों होता है, बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने आप को एसेक्सुअल से सेक्सुअल की तरफ चेंज कर लेते हैं। बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इलैबोरेट होता है और स्लो होता है। और एसेक्सुअल कैसा होता है, वो फास्ट होता है, सिंपल होता है। उसके बाद भी आखिर क्यों ऑर्गेनिज्म, बहुत से ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान एसेक्सुअल से सेक्सुअल की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, क्यों? क्या आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या हो सकता है, बताइए बेटा, सोचिए। ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बोर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए उसका रीजन ये है बेटा कि क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आता है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है और वेरिएशन की वजह से अनफेवरेबल कंडीशन में बचने के चांसेस होते हैं। समझ में आया? तो इसका आंसर यह होगा कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन टेक प्लेस और इस वेरिएशन से अनफेवरेबल कंडीशन में बचने के चांसेस होते हैं। जैसे ऐसे समझो, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है ना, ये कोई ऑर्गेनिज्म है। नॉर्मल टाइम में जो उसकी ऑफस्प्रिंग होती है, ये उसकी ऑफस्प्रिंग है। ये नॉर्मल टाइम में बेटा 40 डिग्री टेम्परेचर तक को कंट्रोल कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। 40 डिग्री टेम्परेचर तक में वो सरवाइव कर सकती है। लेकिन मान लीजिए कोई अनफेवरेबल कंडीशन आई और कंडीशन ऐसी हो गई कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अब बढ़ गया, अब अर्थ 50 डिग्री तक पहुंच गया, यानी अब वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएंगे जो 50 डिग्री तक के टेम्परेचर को झेल सकते हैं। हुआ क्या कि इस ऑर्गेनिज्म में इस वाले बच्चे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, यानी वेरिएशन पैदा हुआ। अब बेटा वेरिएशन, इन दोनों में वेरिएशन पैदा हुआ, अब इनसे भी बच्चे होंगे, इसी तरीके से इनसे भी बच्चे होंगे। अब हुआ क्या कि ये क्योंकि वेरिएशन हुआ है, तो हुआ क्या कि हो सकता है वेरिएशन की वजह से ये जो अब ऑर्गेनिज्म पैदा हो, है ना, वो 60 डिग्री तक के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, 60 डिग्री। लेकिन ये वाले कैसे हैं, इनमें मान लो, मैं कहता हूं मान लो इनमें वेरिएशन नहीं आया, इनमें नो वेरिएशन नहीं हुआ और क्लोन हुआ, तो वेरिएशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये 40 डिग्री तक ही सरवाइव कर पाएंगे। अब होगा क्या कि जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा बेटा, ये वाले जो ऑफ स्प्रिंग होंगे ये सारे के सारे धरती से खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये वाले क्या होंगे, ये वाले सरवाइव नहीं करेंगे, ये वाले सरवाइव कर जाएंगे। क्यों सरवाइव कर जाएंगे? क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने आप को इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने आप में वेरिएशन पैदा किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आया, जिसकी वजह से अब वो अपने आप को ऐसा बना लिया कि वो हायर टेम्परेचर तक को कंट्रोल कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बेटा बहुत से ऑर्गेनिज्म अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं एसेक्सुअल से सेक्सुअल की तरफ, ताकि वेरिएशन आ जाए और वो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए यहां पर आप क्या एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया हुआ है और उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए। देखिए ऐसे तो आप स्पीसीज देखेंगे तो लगभग अभी तक 1.8 मिलियन यानी 18 लाख, लगभग 18 लाख स्पीसीज के बारे में हमें नोन है। अब सबके आप क्रोमोसोम तो नहीं याद कर सकते, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं याद कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम उन क्रोमोसोम्स के बारे में, उन ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम हमें याद हो जिनका जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है। तो उसमें क्योंकि क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हाउस फ्लाई, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 12। देखो मियोसाइट मतलब क्या होता है, आगे मैं भी इसका जिक्र करूंगा। मियोसाइट मतलब होता है वो सेल जिसमें मियोसिस होगी और जो हैप्लॉइड बनाएगा, वो सेल जिसमें मियोसिस होगी और जिसमें हैप्लॉइड बनाएगा, वो क्या होती है, मियोसाइट। तो हाउस फ्लाई में बेटा कितने क्रोमोसोम होते हैं, 12। हाउस फ्लाई में 12 होते हैं, रैट में 42, डॉग में 78, कैट में 38, अनियन में 32, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं। डिप्लॉयड कंडीशन में 8 क्रोमोसोम होते हैं। ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, इसे बेटा हम लोग ये ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर है, इसे फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, जेनेटिक्स क्लासिकल जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक साइंटिस्ट का जिक्र किया जाएगा जिसका बहुत कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में, टीएच मॉर्गन ने अपना पूरा जो वर्क किया था, अपना जो पूरा रिसर्च का काम किया था, वो इसी बेटा ड्रोसोफिला पे किया था। ठीक है, तो इसलिए ये जरूर याद हमें रहना चाहिए इसका क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि देखिए सबका याद रखना बहुत मुश्किल है, भूल जाएगा। लेकिन कम से कम वो ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में एनसीईआरटी में डिटेल में दिया गया है, उसके चांसेस हैं मेडिकल में आने के, और पूछा भी गया है। तो ड्रोसोफिला में कितना होता है बेटा, 18। नेक्स्ट है पी, और आपको पता है कि पी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो मेंडल ने अपना जो पूरा काम किया है वो पी पे ही किया है, तो उसमें 14 क्रोमोसोम होता है। राइस में 24, बटरफ्लाई में 380,
ऑफ योर ग्लॉसम पे 1260। एप्पल का याद रखिएगा, नीट में पूछा हुआ है 34 एंड मेज में बेटा 20 है। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये दिया है, ये क्या दिया है, ये दिया है मियोसाइट में। मियोसाइट मतलब जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपसे क्या कहा कि मियोसाइट वो सेल होगी जो कि डिप्लॉयड होगी, जिसमें मियोसिस होगी और जिससे हैप्लॉयड का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। समझने के लिए जरा ये देखो तुम लोग, जैसे मान लो मैं हाउस फ्लाई का एग्जांपल लेता हूं। हाउस फ्लाई की एक क्रोमोसोम, एक सेल में कितना क्रोमोसोम है, 12, है ना। और मैं कह रहा हूं ये क्या है, ये मियोसाइट है। मियोसाइट मतलब वो सेल जिसमें मियोसिस होगी। देखो अब जाहिर सी बात है, इसमें जब मियोसिस होगी, आपको पता है कि पहले मियोसिस फर्स्ट होती है। मियोसिस फर्स्ट से दो सेल बनती है और क्रोमोसोम आधा हो जाता है। आप अगर ये आप लोगों को पता होगा बेटा, आप लोगों ने 11th क्लास में सेल डिवीजन पढ़ा होगा। उसके अलावा मैं जब आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा रहा था, जहां पर मैं आप लोगों को मेल गैमीट का फॉर्मेशन और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन जहां पढ़ाया हूं, वहां पर भी बेटा मैंने आपको इसका रिवीजन करा दिया था। वहां पर आप लोग फिर से चेक कर सकते हैं। अब फिर जब मियोसिस सेकंड होगी, जब मियोसिस सेकंड होगी तो ये दोनों फिर दो सेल बनाएंगे और क्रोमोसोम नंबर यहां पर सेम रहता है। तो यहां से यहां तक ये क्या होगा, मियोसिस होगी। तो आपने देखा कि एक सेल से कितनी सेल बन रही है, 4 सेल बन रही है और क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जा रहा है। बोल भाई, क्रोमोसोम नंबर भी बेटा हाफ हो जा रहा है। तो इस तरह की सेल को हम लोग मियोसाइट कहेंगे। तो ये मियोसाइट है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि एप्पल के मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप बताएंगे 34 होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मियोसाइट। और जब इसका ये देखो, ये हैप्लॉइड, ये जब गैमीट बनेगा तो गैमीट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, यानी इसका आधा हो जाएगा। तो यहां पर देखो, अगर ये 12 है तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। यहां 42 है, 42 है तो यहां 21 हो जाएगा। यह 78 है तो यहां 39 हो जाएगा। 38 है तो 19 हो जाएगा। यानी अब ये जो कैट का जो मियोसाइट होती है उसमें 38 क्रोमोसोम होता है, लेकिन जब इसमें गैमीट बनेगा तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 19 होंगे। 32 का 16 हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, 14 का बेटा 7, 24 का जस्ट हाफ हो जाता है 12, 380 का 190 और इसका हो जाएगा 630, 34 का 17 और मेज का हो जाएगा बेटा 10। ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और यहां बता दे रहा हूं, ह्यूमन बीइंग के केस में आपको पता है कि कितना क्रोमोसोम होता है, 46। ठीक है, तो मियोसाइट में कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और गैमीट में बेटा 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, हाँ, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा इवेंट्स होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा 3 इवेंट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। एक है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, एक है प्री फर्टिलाइजेशन, एक है बेटा फर्टिलाइजेशन और नेक्स्ट है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये 3 इवेंट्स होते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, तो वहां पर 2 काम होता है, एक होता है गैमीटोजेनेसिस और एक होता है गैमीट ट्रांसफर। देखो बेटा, गैमीटोजेनेसिस मतलब देखो, ये है गैमीट और जेनेसिस मतलब होता है, लफ्ज जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस या फॉर्मेशन। यानी इसका मतलब ये कि गैमीट कैसे बनेगा, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब देखो तुम, जाहिर सी बात है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये हम यहां नहीं पढ़ा सकते यहां पर, क्योंकि हम लोग यहां पर बेटा
रिप्रोडक्शन का, चाहे वो एसेक्सुअल हो, चाहे वेजिटेटिव हो और चाहे सेक्सुअल हो, हम लोग एक समराइज चीज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। जब आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मैंने वीडियो कंप्लीट कर दी है, आप लोग देख लीजिए, उसमें मैंने बेटा शुरू की वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन किया है मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके अलावा जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, आप देख लीजिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी वहां पर गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, मेल और फीमेल, स्पर्म और एग का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने जिक्र कर लिया है, डिस्कशन हमने कर लिया। तो यहां पर बेटा हम इसको डिटेल में नहीं चलेंगे, गैमीट ट्रांसफर हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, तो ये एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीज होती है, एक गैमेटोजेनेसिस, गैमीट कैसे बनता है, और दूसरा गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है। गैमीट का ट्रांसफर क्या क्या मतलब भाई, एक मान लीजिए गैमीट है यहां पर दिल्ली में है, और एक मेल गैमीट है दिल्ली में, फीमेल गैमीट है नोएडा में, तो कैसे होगा भाई? बारात तो जाएगी ना, तभी तो गैमीट का क्या तो मिलन होगा, बोलो, बारात तो जाएगी ना भाई। तो वो बारात कैसे जाएगी? पॉलिनेशन के जरिए से जाएगी, पॉलिनेशन प्रोसेस होगा, वाटर के जरिए से जा सकती है, एयर के जरिए से जा सकती है, किसी एनिमल या इंसेक्ट के जरिए से जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ तुम लोग इसमें। गैमीट जो होता है मॉर्फोलॉजिकली, यानी बाहर से आप देखने पे, गैमीट तीन तरह का होता है। अगर आप मतलब स्ट्रक्चरल तौर पर आप देखेंगे तो गैमीट तीन तरह का होता है। आइसोगैमीट होता है, एनाइसोगैमीट होता है, और ओगैमस होता है, ओगैमीट्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोगैमीट या होमोगैमीट क्या होता है। वो गैमीट जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, मान लो अगर मैं कहूं कि ऐसा है, ये मेल गैमीट है और एकदम इसी तरह का फीमेल गैमीट हो, ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एकदम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, सेम हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोगैमीट या होमोगैमीट कहते हैं। अब इसके एग्जांपल बेटा, अलगा के केस में क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है, यूरोथ्रिक्स है। ये तीनों अलगी जो हैं, ये तीनों बेटा कैसी होती हैं? याद रखना तुम लोग, ये सारी बातें पढ़े हो तुम लोग 11th में, ये सारी आप लोग ये ग्रीन अलगी होती हैं। और अगर उसको फिर से रिवाइज करना है तो मैं प्लांट किंगडम स्टार्ट करने वाला हूं, क्लासेस उसकी स्टार्ट होने वाली है, आप लोग मुझे वहां पे रिवाइज कर सकते हैं आराम से। ये कौन कौन सा अलगा होता है, किस तरीके से होता है, उसे क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, सारी बातें हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फंजाई, फंजाई राइजोपस और दूसरा सिंकाइट्रियम। फंजाई का मैंने डिस्कस कर लिया है, क्लास ले लिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं उसे अगर रिविजन करना चाहते हैं फंजाई का, ठीक है बेटा। तो आगे फिर देखते हैं। तो एक हो गया हमारा पहला आइसोगैमीट हो गया, ये पहला आइसोगैमीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनाइसोगैमीट्स। एनाइसोगैमीट्स का मतलब होता है गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर का एग्जांपल है कारा है, वॉल्वॉक्स है, फ्यूकस है, वो भी तीनों अलगा है। इसमें कारा जो है ये आपका ग्रीन अलगा है, कारा, और उसके अलावा फिर ब्राउन अलगा होता है। ब्राउन अलगा होता है। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा बेटा, एनाइसोगैमीट्स और oogamous दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। ये भी इस केस में भी गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होता है और oogamous के केस में भी मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होता है। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस ये है बेटा कि एनाइसोगैमीट्स में जो गैमीट्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है मेल गैमीट बड़ा साइज का, हो सकता है फीमेल गैमीट साइज छोटी हो सकता है फीमेल गैमीट की साइज बड़ी हो, मेल गैमीट की साइज हो, यानी वेल डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन अगर आप oogamous केस में आ जाएंगे तो यहां पर भी हेटेरोगैमीट होता है, यानी मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट्स होते हैं लेकिन यहां पर वेल डिफाइंड गैमीट्स होते हैं। यानी जो मेल गैमीट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस बात को, मेल गैमीट जो है वो कैसा होता है? स्मॉल साइज का होगा लेकिन एक्टिव होता है। मेल गैमीट कैसा होता है? स्मॉल होता है मगर एक्टिव होता है। और फीमेल गैमीट कैसी है? लार्ज होती है लेकिन वो पैसिव होती है। फीमेल गैमीट कैसी होती है बेटा? लार्ज होती है लेकिन वो पैसिव होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तीन तरह के हैं, इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब oogamous, एनाइसो और आइसोगैमीट्स ये अलगी में भी पाया जाता है और फंजाई में पाया जाता है। क्योंकि यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल जिक्र किए, सारे नहीं किए। अगर आपको डिटेल में देखना है इसमें, क्योंकि यहां पर सारा बेटा नहीं किया जा सकता, अगर आपको डिटेल में सारे एग्जाम्पल देखने हैं तो हमने अलगी पे डिस्कशन कर लिया है, आप मेरा अलगी की क्लास की वीडियो देख सकते हैं, वहां पर ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। अब आगे आ जाइए। देखिए, मैंने एक बात कही आपसे कि
आपको ये बात पता है कि अगर अलगी की बात की जाए, ब्रायोफाइट की बात की जाए, फंजाई की बात की जाए, तो उनकी बॉडी कैसी होती है? मोनेरा की बात की जाए तो वो हैप्लॉइड होती है। उनकी बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। और गैमीट जो होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होगा। तो इसलिए उनकी बॉडी में क्या होगा? उनके सेल्स में माइटोसिस होगी गैमीट के फॉर्मेशन के लिए। देखो, इफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हैविंग हैप्लॉइड बॉडी लाइक मोनेरा, फंजाई, है ना, मोनेरा, फंजाई, algae, bryophyta, then gamete formation occur through mitotic division and is known as mitogamete। यानी जो हैप्लॉइड बॉडी, देखो ये हैप्लॉइड बॉडी है, ठीक है, और हैप्लॉइड बॉडी algae, bryophyte, fungi ये हैप्लॉइड बॉडी है, ठीक है बेटा। अब इनमें क्या होगा? आपको पता है कि गैमीट हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अब अगर आपको हैप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड गैमीट बनाना है तो यहां पर माइटोसिस होती है और इसे हम लोग मिटोगैमीट कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डिप्लॉइड बॉडी है, डिप्लॉइड बॉडी है, जैसे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उनमें क्या होता है? उनमें अगर हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन कराना होता है तो मियोसिस होती है। देखिए, while in diploid organism, यहां पर आप एग्जांपल लिख लीजिए, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, कॉमा, एंजियोस्पर्म, एंड यहां लिख लीजिए बेटा मोस्ट ऑफ द animals including human being, ठीक है। डिप्लॉइड बॉडी अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इसमें किस किस के ऑर्गेनिज्म, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, किन किन ऑर्गेनिज्म की डिप्लॉइड बॉडी होती है, तो आप लोग प्लांट के केस में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स में डिप्लॉइड बॉडी होती है जिसे हम लोग मियोसाइट कहते हैं। और इसमें क्या होगा? इस मियोसाइट में, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, मियोसाइट में क्या होगा बेटा? फिर मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस होगी और हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और फिर हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट आ जाओ, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, देखो बेटा, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? यहां पर इन्होंने डिफाइन किया है, मैं आपको बताऊंगा कि हेटेरोथैलिक क्या होता है, होमोथैलिक क्या होता है। देखो, याद करो, इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस कर रखा है कि मोनोइशियस क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, एंड होमोथैलिक क्या होता है, ठीक है, ये डिस्कस किया था हमने आप लोग। और उसके अलावा फिर डाइशियस क्या होता है, और यूनिसेक्सुअल क्या होता है, एंड हेटेरोथैलिक क्या होता है, ठीक है, हेटेरोथैलिक क्या होता है। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि मोनोइशियस मतलब बोथ द सेक्स ऑर्गन इज फाउंड इन वन प्लांट बॉडी, इसे हम लोग मोनोइशियस कहते हैं। बोथ द सेक्स ऑर्गन इज फाउंड इन वन प्लांट बॉडी, इसे मोनोइशियस कहते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब होता है बोथ द सेक्स ऑर्गन इज फाउंड इन वन फ्लावर, इन वन फ्लावर। जब एक फ्लावर की बात की जाएगी तो वो बाइसेक्सुअल होगा, लेकिन एक प्लांट के केस में अगर दोनों सेक्स पाया जाएगा तो वो क्या होगा? मोनोइशियस होगा। हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल सेम चीज होती है, बस बेटा वर्ड्स का फर्क होता है। हर्माफ्रोडाइट हम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है, नहीं सॉरी कॉकरोच तो यूनिसेक्सुअल होता है, सॉरी, अर्थवॉर्म है, लीच है, हाँ, टेपवॉर्म है, ये सारे कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट है। मैंने शुरू में आप लोगों को एग्जाम्पल इसमें लिखवा दिया था, वो बेटा हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसी तरीके से होमोथैलिक क्या होता है? देखिए, जब लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, स्पेशली लोअर प्लांट्स की हम जब बात करते हैं, तो हम होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जब लोअर प्लांट्स में, when in lower plants when both the sex organ is found in one plant body,
जब एक ही प्लांट बॉडी होती है तो वो क्या होता है, होमोथैलिक है। देखो बेटा, होमो मतलब क्या होता है, सेम, थैली असल में थैलस को कहते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि थैलस का मतलब होता है ऐसी बॉडी विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, आप उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, आप नहीं बता सकते कि इसमें रूट कहां है, स्टेम कहां है, लीफ कहां है ना। यानी ऐसी कोई बॉडी जिसमें डिफरेंशिएशन ना हो, आप रूट स्टेम लीफ ना बता पाए कि कहां हो सकता है होगी, लेकिन आप डिफरेंशिएट ना कर सकते हो, तो उसे हम लोग थैलस कहते हैं। तो ऐसा थैलस जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाए वो होमोथैलस होता है। जैसे देखो, इन लोअर प्लांट्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस। एग्जांपल है रिक्सिया। तुम लोगों ने बेटा रिक्सिया और मार्केंसिया पढ़ा होगा, और ये क्या है, ब्रायोफाइट्स होते हैं। रिक्सिया मार्केंसिया ब्रायोफाइट्स होते हैं, तुम लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा। तो रिक्सिया किसका एग्जांपल है, होमोथैलस का, और मार्केंसिया किसका है, हेटेरोथैलिज्म का। ठीक है बेटा, हेटेरोथैलिज्म का। नेक्स्ट देखते हैं हाँ कि बाइसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है। बाइसेक्सुअल मैंने बता दिया, व्हेन बोथ द सेक्स ऑर्गन इन हायर प्लांट्स, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फाउंड इन वन फ्लावर, उसे हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। अब अगर और फ्लावर में अगर सिर्फ एक सेक्स पाया जाए, या मेल या फीमेल, तो वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है बेटा, तब वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। अच्छा, एक चीज हम और बता दे रहा हूं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो तरीके का होता है। एक होता है आपका पिस्टिलेट, एक पिस्टिलेट होता है, और एक होता है स्टैमिनेट। एक पिस्टिलेट होता है बेटा, और एक आपका स्टैमिनेट होता है। पिस्टिलेट मतलब होता है ओनली पिस्टिल इज प्रेजेंट इन फ्लावर। पिस्टिल मीन्स कार्पेल, मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओनली पिस्टिल या कार्पेल मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन फ्लावर। जब ऐसी कंडीशन होगी तो वो पिस्टिलेट कहलाएगा, जिससे जब उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन हो। स्टैमिनेट मतलब ओनली स्टैमिन इज फाउंड इन फ्लावर, इन फ्लावर। जब बेटा उसमें सिर्फ क्या पाया जाए, स्टैमिन पाया जाए, यानी मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाए, तो वो क्या होगा, स्टैमिनेट होगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल है मोनोइशियस का। मोनोइशियस मैंने आपको बता रखा है, बोथ द सेक्स ऑर्गन इज फाउंड इन अ प्लांट, दिस इज कॉल्ड मोनोइशियस प्लांट। इसके एग्जांपल कुकरबिट्स, मेज, कोकोनट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है। जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, या इससे पहले भी बता चुका हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में, या यहां पर जो बताया हूं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डाइशियस। क्या होता है कि जब अलग अलग प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएं तो उसे डाइशियस कहते हैं। एग्जांपल है डेट पाम है, पपाया है, और वेलिस्नेरिया है। इंपॉर्टेंट है। वेलिस्नेरिया कुछ याद आ रहा है, वेलिस्नेरिया बेटा कुछ याद आ रहा है, कहां पढ़ाए थे? अरे अभी तुम लोग को वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन में नहीं पढ़ाए थे, वेलिस्नेरिया का पॉलिनेशन कैसे होता है। वेलिस्नेरिया एक एक्वेटिक प्लांट होता है, उसमें किस तरीके से इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, और किस तरीके से इसमें पॉलिनेशन होता है, याद होगा ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हाँ अब है नेक्स्ट है कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, है ना। यहां पर मैंने कारा का दिखाया है। मैं आपको 3 ऑर्गेनिज्म पे डिस्कस करूंगा, एक कारा पे, एक मार्केंसिया पे, और एक कॉकरोच पे। ठीक है। आप कारा मोनोइशियस होता है, यानी एक ही बॉडी पे दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। कारा को बेटा स्टोन वर्ल्ड भी कहते हैं, कारा को स्टोन वर्ल्ड भी कहते हैं। कारा एक तरह का ग्रीन अलगा होता है। कारा के लिए और डिटेल में जानने के लिए बेटा आप लोग मेरी अलगी की वीडियोस पे देख सकते हैं। तो कारा कैसा होता है, स्टोन वर्ल्ड होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्टोन वर्ल्ड, सॉरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ CaCO3। ठीक है, CaCO3 के डिपोजिशन की वजह से ये स्टोन वर्ल्ड कहलाता है। ठीक है बेटा। अब देखिए आप लोग यहां देखिए,
अब जब हम इसको थोड़ा सा जूम करके मैंने दिखाया, ये कारा का स्ट्रक्चर नॉर्मल ऐसे दिखता है, लेकिन अगर आप इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखना है, क्योंकि कारा अलगा है, तो इसको और जूम करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा कि ऊपर की तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कितने क्वेश्चन मेडिकल में इसमें बनते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो ये आएगा कि कारा मोनोइशियस होता है डाइशियस होता है, तो आप बताएंगे मोनोइशियस, एक क्वेश्चन ये हो गया। कारा ग्रीन अलगा होता है, दूसरा क्वेश्चन। कारा को ही स्टोन वर्ड कहते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन। अब इधर आ जाओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर की तरफ होता है, ये एक क्वेश्चन है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते क्या है, ओगोनियम या न्यूक्यूल कहते हैं, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन नीचे की तरफ होता है और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्यूल कहते हैं। अब आप सॉरी न्यूक्यूल, ये ग्लोब्यूल कहलाता है। सॉरी बेटा, इसको सही कर लीजिएगा, है ना। तो अब आप देखिए सिर्फ कारा में कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन कारा से बन जाएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, कारा से बहुत बार बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट है ये मार्केंसिया का स्ट्रक्चर है। मार्केंसिया बेटा डाइशियस होती है, मार्केंसिया डाइशियस होती है, और मार्केंसिया एक तरह का ब्रायोफाइट होता है, ठीक है, ब्रायोफाइट होता है। और मार्केंसिया में एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जिसे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, इसमें एक रिप्रोडक्टिव ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे गेमा कप कहते हैं, है ना, गेमा कप कहते हैं। और इस गेमा ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको सामने दिखाया ये मार्केंसिया का है, क्योंकि ये डाइशियस है, लिहाजा मेल स्ट्रक्चर अलग फीमेल स्ट्रक्चर अलग होगा। तो ये देखिए बेटा, ये फीमेल स्ट्रक्चर है। फीमेल स्ट्रक्चर पे ये आर्किगोनियोफोर है। आर्किगोनियोफोर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होगा, आर्किगोनिया होती है, ठीक है। आर्किगोनियोफोर स्ट्रक्चर बियर्स आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। देखिए ब्रायोफाइटा के केस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उससे हम लोग आर्किगोनिया कहते हैं या आर्किगोनियम कहते हैं, प्लूरल और सिंगुलर का फर्क होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग एंथ्रीडिया कहते हैं या एंथ्रीडियम कहते हैं। तो यहां पर क्या है, आर्किगोनियोफोर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर विच बियर आर्किगोनिया। और इसी तरीके से यहां पर मेल थैलस में देखेंगे तो ये एंथ्रीडियोफोर है और एंथ्रीडियोफोर बियर्स एंथ्रीडिया। ये आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डायग्राम देखें कि ये क्या है, किस चीज का डायग्राम है ये, तो ये मार्केंसिया का है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये स्ट्रक्चर बेटा ये कॉकरोच का है। कॉकरोच कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, यानी बोथ द सेक्स ऑर्गन इज फाउंड ऑन द डिफरेंट बॉडी। अब देखिए ये कॉकरोच बेटा आप लोगों ने कॉकरोच और अर्थवॉर्म 11th में पढ़ लिया होगा, इसलिए यहां पर हमें बहुत ज्यादा डिटेल में देखो हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम लोग जल्दी बस हम ये बता रहे हैं कि ये डायग्राम आप लोग अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि ये इसमें दिया है एनसीईआरटी में तो पूछे जाने के चांसेस है। ऑलरेडी आप लोग कॉकरोच, अर्थवॉर्म, मार्केंसिया, कारा, ये सारी चीजें आप लोग, कारा तो नहीं, कारा तो यहाँ पे है, इसके अलावा सारे स्ट्रक्चर आप लोगों ने पहले पढ़ रखे। तो ये बेटा कॉकरोच का स्ट्रक्चर है, ये ओवरी है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल कॉकरोच है कहने का, ये मेल कॉकरोच है और उसमें ये टेस्टिस है, ठीक है बेटा, टेस्टिस है जहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बेटा गैमीट ट्रांसफर, यानी गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है। देखो मैंने आपसे बताया कि बेटा गैमीट कैसे बनता है वो एक अलग टॉपिक है, जैसे गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर इसलिए जरूरी है कि देखो प्लांट के ही अगर केस में बात करूं तो पता ये चला कि एक प्लांट कहीं और है और दूसरा प्लांट बहुत दूर है उससे। अब एक गैमीट मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचेगा, उसके अलग अलग तरीके हैं, वो हम देखते हैं यहां पर। उसमें देखो बेटा जैसे अलगी के केस में, ब्रायोफाइटा केस में, टेरिडोफाइटा केस में क्या होता है कि वाटर इज द मीडियम फॉर गैमीट ट्रांसफर, वाटर इज द मीडियम फॉर गैमीट ट्रांसफर, बात सही है। लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म के केस में और एंजियोस्पर्म के केस में देखा जाए तो मेल और फीमेल गैमीट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, है ना। लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें गैमीट होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा जिनमें गैमीट होते हैं। तो अगर गैमीट कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, तो क्या करना पड़ेगा, तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमीट का कैरियर होता है और ओव्यूल जो है वो फीमेल गैमीट का कैरियर होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, अब गैमीट ट्रांसफर जो होता है,
अगर मोटाइल गैमीट है, अगर बेटा मोटाइल गैमीट है यानी गैमीट मूव कर सकता है, तो उसके लिए वाटर जरूरी होता है। ठीक है, वाटर जरूरी होता है, जैसे अलगी के केस में है, ब्रायोफाइटा के केस में है, टेरिडोफाइटा के केस में है। लेकिन अगर नॉन मोटाइल गैमीट है तो वहां पर वाटर जरूरी नहीं होता है, बल्कि जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में, जबकि क्या होता है कि वहां पर पॉलन ग्रेन कैरियर होता है मेल गैमीट का, है ना, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट का कैरियर होता है, और पॉलिनेशन प्रोसेस के जरिए से ये जो नॉन मोटाइल गैमीट है एक जहां से फीमेल गैमीट तक जाते हैं। होता क्या है कि लार्ज, देखो अब आप खुद बताइए, मान लीजिए अगर वाटर के जरिए से कोई गैमीट जा रहा है या हवा के जरिए से कोई गैमीट जा रहा है, तो अब आप खुद बताइए वाटर के जरिए से गैमीट जाएगा तो कितना ज्यादा गैमीट का लॉस होगा। क्या कंफर्म है कि अगर 1000, 2000, 10,000, 50,000 गैमीट गए हैं तो क्या उनमें से कोई एक गैमीट भी फीमेल गैमीट से मिल पाएगा? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। इसीलिए मेल गैमीट के फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में मेल गैमीट की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट फेल टू रीच द फीमेल गैमीट। बात सही है, बात एकदम सही है। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमीट, टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमीट ड्यूरिंग, इसे लिख लीजिए बेटा, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मेल गैमीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, the number of male gamete produced is 1000 times। और बात सही भी है कि बहुत ज्यादा गुना फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में ये हजारों गुना ज्यादा बनता है फीमेल गैमीट में, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी यहां लगेगी ना, बहुत ज्यादा जब मेल गैमीट जाएगा तभी मेल गैमीट के चांसेस होंगे फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज करने के। नेक्स्ट है, इन पी प्लांट, पी के केस में बताया कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी, क्योंकि होता क्या है कि स्टिग्मा और जो एंथर जो होते हैं वो आपस में काफी क्लोज होते हैं। जाहिर सी बात है, जब क्लोज होंगे, स्ट्रक्चरली बहुत करीब होंगे, तो उनके आपस में फ्यूज होने के भी चांसेस, फ्यूजन होने के, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, हायर प्लांट्स में, जो हायर प्लांट्स मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं, उनमें मेल गैमीट का ट्रांसफर और फीमेल गैमीट तक पहुंचने का एक तरीका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। इन हायर प्लांट्स ए स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म इज प्रेजेंट टू ट्रांसफर द मेल गैमीट फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड पॉलिनेशन, और उस मैकेनिज्म को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, उस मैकेनिज्म को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये लास्ट में मैंने कुछ ऑर्गेनिज्म के गैमीट्स का स्ट्रक्चर यहां पर दिखाए हैं। जैसे देखो, क्लैडोफोरा है, क्लैडोफोरा है। ठीक है, अब क्लैडोफोरा का मैंने आइसोगैमीट्स दिखाया है। क्लैडोफोरा में आइसोगैमीट्स मतलब सेम तरह के, मॉर्फोलॉजिकली सेम तरह के गैमीट्स बनते हैं। और यहां पर देखो, मैंने कोशिश की है कि मॉर्फोलॉजिकली सेम तरह के गैमीट्स मैं दिखाऊं। ऊपर की तरफ फ्लैजिला है और ये गैमीट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, ये हेट्रोगैमीट ऑफ फाइकस है। हेट्रोगैमीट मतलब अलग अलग तरह के, मॉर्फोलॉजिकली अलग, ये फीमेल है, ये मेल गैमीट है। बेटा इस तरीके से आप लोग, मैं इसलिए देखिए डायग्राम बना रहा हूं, और ये फिर लास्ट में हेट्रोगैमीट ऑफ मेल गैमीट है, ये एग है और ये स्पर्म है। देखिए डायग्राम बनाने का एक मकसद ये है कि आपके यहां बोर्ड एग्जाम में बाकायदा ये ऐसे आया हुआ क्वेश्चन है, ये फाइकस का आया हुआ है, और इसमें पूछा था कि ये जो स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है गैमीट का, ये किसका है? तो ये फाइकस इसका आंसर था। अब देखो इसमें दिक्कत ये है कि जब भी हम पढ़ेंगे, किताब से पढ़े चाहे नोट से पढ़े, हम क्या करते हैं, डायग्राम देखें, हमने देख लिया कि हाँ दिखने में तो ये हेट्रोगैमीट लग ही रहा है, दोनों अलग अलग तरह के गैमीट लग रहे हैं, बस हम इतना देख के आगे निकल जाते हैं। हम इस बात को नहीं सोचते कि ये किसका है, ये फाइकस का है ना, इस बात को सोचते नहीं या इस बात को याद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जब एग्जाम में आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो मेरे नोट्स में लिखा हुआ था या मैंने किताब में देखा था, पढ़ा भी था इसको, और ये एक हेट्रोगैमीट है। लेकिन जब आप देखेंगे किसका है, किस ऑर्गेनिज्म का है, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसको याद नहीं किया होगा। तो हर लाइन को, एनसीईआरटी की बेटा एक एक लाइन को आप लोग पढ़िए, एक नहीं कई बार पढ़िए, 50-50 बार पढ़िए लाइन। और हर बार जब एनसीईआरटी एक इस तरह की किताब है
कि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार बेटा आपको उसमें नई चीज मिलेगी। ये एनसीईआरटी की खासियत है कि हर बार आपको पढ़ने से कुछ नया मिलेगा। तो एनसीईआरटी कई बार पढ़िए। मैं तो बच्चों को कहता हूं कि एनसीईआरटी का ये हाल करिए कि उसको घोल के पानी में पी डालिए आप, शरबत बना के, ये इतना पढ़िए। तो एक एक लाइन जो है, खासकर बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, एक एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी सीड, एम्ब्रियोजेनेसिस, इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।